अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर आपको याद हो द टॉपिक जिसका टाइटल था इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ या इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट, इसी टॉपिक को हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कहते हैं। इसमें हमने स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे रखा था, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे रखा था और एक ग्राफ प्लॉट किया था। इस ग्राफ की नेचर शुरू में तो स्ट्रेट लाइन आती थी फॉलोइंग द हुक्स लॉ, लेकिन उसके बाद ये इस तरह हुक्स लॉ को डिसओबे होता हुआ कर्व हो जाता था। ये ग्राफ हमने पढ़ा। अब पूछा जा रहा है रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो रीजन जहाँ तक स्टूडेंट्स हुक्स लॉ ओबे करता है वो ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है स्ट्रेस की। अगर आप चेक करें ये ग्राफ का वो पार्ट है जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट ए कहते हैं और यहाँ स्ट्रेस की जो भी वैल्यू होती है उसे प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में लिमिट नहीं पूछी गई, हमें रीजन पूछा गया है। तो मैं कह सकता हूँ ओ से ए तक जितना भी रीजन है ये स्ट्रेट लाइन है, यानी इस रीजन के अंदर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। तो ओ ए रीजन फिर कहलाएगा प्रोपोर्शनल रीजन या इलास्टिक रीजन। डियर स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट ये कॉन्साइड करती है, बराबर होती है, यानी प्रोपोर्शनल रीजन को हम इलास्टिक रीजन भी कह सकते हैं। सो इलास्टिक रीजन वुड बी राइट ऑप्शन। हाँ, अगर ये अल्फा ऑप्शन यहाँ पे होता प्रोपोर्शनल रीजन तो ज़्यादा बेहतर था प्रोपोर्शनल रीजन कहना, लेकिन चूंकि अल्फा ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट है, लिमिट तो नहीं, हमसे रीजन पूछा जा रहा है, तो या तो ये प्रोपोर्शनल रीजन होगा या इलास्टिक रीजन होगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट इज 5.2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। स्टूडेंट्स वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होता है जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा हो, यानी मोर इलास्टिक का मतलब है मोर वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस को डियर स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। खुद सोचें, अगर मैं बात करूं रबर, वुड, स्पॉन्ज या स्टील की, तो इसमें कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है टू द डीफॉर्मेशन? डेफिनेटली आप कहेंगे स्टील। इसका मतलब अगर हम तमाम मटेरियल्स के ऊपर स्ट्रेस सेम अप्लाई करें, यानी रबर पे भी, वुड पे भी, स्पॉन्ज पे भी और स्टील पे भी, इन चारों मटेरियल्स पे अगर हम सेम स्ट्रेस अप्लाई करें तो आप देख रहे हैं मॉडुलस का रिलेशन स्ट्रेन के साथ इनवर्स है। तो आप खुद बताइए, रबर में स्ट्रेन सबसे ज़्यादा नहीं आता? थोड़ी सी फोर्स लगा के रबर अच्छा खासा जो है स्ट्रेन पैदा होता है, उसमें अच्छी खासी डिफॉर्मेशन आती है। इट मीन वो मटेरियल जिसमें स्ट्रेन कम आएगी उसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, इनवर्स रिलेशन की वजह से। तो सबसे कम स्ट्रेन हमें स्टील देगा, इसलिए स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक होगा। यानी इलास्टिसिटी कह लो या मोर इलास्टिक होना का मतलब ये है कि वो मटेरियल कम स्ट्रेन देगा, कम डीफॉर्म होगा फॉर अ गिवन स्ट्रेस, तो हम कहेंगे उसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा है, वो मोर इलास्टिक है। यानी सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक देन gases and liquids because it is hard to deform a solid as compared to liquid and gases. Next is now 5.3, which of the following is polymer solid? Students glass तो आप जानते हो ये amorphous होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था amorphous solids को glassy solids भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड ये आपके पास होता है क्रिस्टलाइन स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टलाइन होता है। कॉपर भी मेटल है, ये भी क्रिस्टलाइन होती है। तो पीछे एक ही ऑप्शन बचा जो कि पॉलीमेरिक सॉलिड है एंड दैट इज वूल। तो वूल एक पॉलीमर है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज 5.4, द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। स्टूडेंट्स हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन होती है सम ऑफ प्रेशर
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रो वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच। इन तीनों टर्म्स का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। लेकिन यहाँ बात की जा रही है हॉरिजॉन्टल पाइप की। फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप याद रहे हाइट कांस्टेंट होती है। जब हाइट कांस्टेंट है तो रो जी एच वाला फैक्टर भी कांस्टेंट हो जाएगा, लिहाजा ये कांस्टेंट होके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा P + 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बना या बर्नौलीज इफेक्ट क्या बना कि यहाँ हमें पता चल रहा है कि जी दो टर्म्स का सम ज़ीरो है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कहीं जगह पे वेलोसिटी बढ़ेगी यानी ये पूरी टर्म बढ़ेगी, 1/2 रो वी स्क्वायर बढ़ेगा, काइनेटिक प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन स्टैटिक प्रेशर डियर स्टूडेंट्स कम हो जाएगा ताकि इन दोनों का सम जो है ये कांस्टेंट रहे। ये मैं आपको थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ यही बात। अगर दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इनका सम कांस्टेंट लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट को हम लेट कर लेते हैं, से ये 10 है, तो अब ये एक्स और वाई 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी सम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप देखें y की वैल्यू को मैंने इंक्रीज किया है, लेकिन एज ए रिजल्ट x की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब जब भी दो वेरिएबल्स का सम कांस्टेंट लिखा हो तो उनमें एक इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। यही इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर है विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ फ्लूइड, यानी फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसको डियर स्टूडेंट्स हम बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज इफेक्ट कहते हैं, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट इज 5.5 द प्रेशर विल बी लो व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई। अभी हम पढ़ के आए हैं फॉर अ हॉरिजॉन्टल पाइप फ्लो P + 1/2 रो वी स्क्वायर कांस्टेंट होता है। तो अगर आपने किसी जगह पे प्रेशर लो करना है तो वहाँ पे स्पीड हाई होनी पड़ेगी, सो स्पीड शुड बी हाई। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ फ्लूइड and its pressure while flowing through a pipe of non-uniform size. This is according to Bernoulli's effect या Bernoulli's principle. Next is 5.6. As per law of fluid friction for steady streamline flow, the friction varies proportionally to the velocity of fluid, varies inversely proportional to the pressure, does not depend on pressure and first increase then decrease. आइए पहले प्रेशर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जब फ्लूइड मूव करता है तो उसकी लेयर्स के दरमियान ये फ्रिक्शन होती है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स। तो अगर आप बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जारी बात है ये लेयर्स पास पास नहीं आ जाएंगी। जब लेयर्स पास पास आएंगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, लिहाजा रेजिस्टिव फोर्स जो एग्जिस्ट करेगी बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन वो भी बढ़ जाएगी, लिहाजा फ्रिक्शन का इफेक्ट बढ़ जाएगा, यानी विस्कोसिटी का इफेक्ट बढ़ जाएगा प्रेशर के साथ। यानी ये फिर चार्ली ऑप्शन तो नहीं हो सकता जहाँ लिखा हुआ है प्रेशर पे ये कोई डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज भी नहीं हो सकता। हाँ, ये विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है ये प्रोपोर्शनल होगा टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, ये जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है ये उतना ज़्यादा आएगा। सो अल्फा ऑप्शन सही ऑप्शन बनेगा। बीटा ऑप्शन बता रहा है वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अभी मैंने बताया प्रेशर बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ती है, तो इन्वर्स रिलेशन तो नहीं हो सकता प्रेशर के साथ। हाँ, वेलोसिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है, दैट्स व्हाई अल्फा ऑप्शन इज right option. Next is 5.7. If a stone is submerged in water and it weighs less in water than in air, this phenomenon is due to the reduction of mass in water, increase of density in water, and buoyant force acting upwards and the gravitational force acting upward. Dear students, आप जानते हैं बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब भी हम फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली इमर्स करें या टोटली इमर्स कर दें, जैसे ये ए ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर पार्शली इमर्स है और बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे फुल्ली इमर्स है वाटर के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर, इस ब्लॉक ने अंदर जाके पानी में जितना पानी को रिप्लेस किया है, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिप्लेस किया है, उसका जितना वेट होता है डियर स्टूडेंट्स उसके बराबर अब थ्रस्ट लगती है ऊपर की तरफ।
जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब बाहर पड़ी होगी, सपोज कर लें उसका वेट है 10 न्यूटन, तो बाहर तो उसका वेट होगा 10 न्यूटन, लेकिन वही चीज़ को जब हम पानी में ले जाएंगे तो अब इसका वेट तो होगा 10 न्यूटन ही, लेकिन सपोज करें यहाँ अप थ्रस्ट एक्ट कर रहा है से समझाने के लिए 4 न्यूटन। तो अब जो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स लगेगी वो इसका वेट होगा, तो पानी के अंदर इसका वेट जाके हो जाएगा 10 - 4, दैट इज 6 न्यूटन, यानी वेट कम हो गया पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का। सो बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी कैन से दैट ये अप थ्रस्ट की वजह से एक ऑब्जेक्ट जब पानी में या फ्लूइड में जाएगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, it will weigh less in water or any fluid. This is because of this buoyant force or up thrust acting upward. That's why Charlie option would be right option. Next is 5.8. The principle of flotation is a direct application of Archimedes principle, dear students. अभी जो मैंने आपको बात बताई है, अगर dear students नंबर 1 चीज़ ये है कि अगर अप थ्रस्ट कम होगा वेट से, बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, अप थ्रस्ट कम होगा तो बॉडी सिंक कर जाती है। ओके, और फ्लोट करने के लिए ज़रूरी है जो अप थ्रस्ट लग रहा है बॉडी पे वो वेट के बराबर हो या वेट से ज़्यादा होना चाहिए। सो अप थ्रस्ट अगर वेट से ज़्यादा हो या वेट के कम अज़ कम बराबर हो तो बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है। सो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है इज़ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Next is 5.9. An ideal flow of any fluid must satisfy. देखें जी, जब एक आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है तो वो दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई करता है, बर्नौलीज इक्वेशन भी एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी, या जिसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं। इसलिए इसका डेल्टा ऑप्शन बनेगा राइट ऑप्शन। पास्कल लॉ जो पहला ऑप्शन है ये तब वैलिड होता है फॉर फ्लूइड्स एट रेस्ट, फॉर फ्लूइड्स एट रेस्ट। इसलिए जब फ्लूइड मूव कर रहा हो तो वहाँ पे जो इक्वेशंस एप्लीकेबल होती हैं फ्लूइड डायनामिक्स में, दोज आर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन। एंड पास्कल लॉ इज़ वैलिड फॉर फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड स्टैटिक्स। लेकिन गिवन क्वेश्चन में फ्लो की बात हो रही है, लिहाजा हम बर्नौलीज इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के साथ जाएंगे। सो डेल्टा ऑप्शन बोथ बी एंड सी इज़ राइट ऑप्शन। Next step 5.10. The lift force experienced by an aeroplane wings is primarily due to viscosity of air, density of air, pressure difference above and below the wing. Yes, Charlie option. ग्रेविटेशनल फोर्स डेल्टा ऑप्शन तो नहीं बनेगा। एक्चुअली विंग ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसके ऊपर वाले हिस्से को ज़रा कर्व रखा जाता है और नीचे वाले हिस्से को फ्लैट रखा जाता है। तो जब हवा इस विंग को क्रॉस करती है तो नीचे ये स्मूथली फ्लो कर रही होती है विद लो स्पीड। जहाँ स्पीड लो होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन ऊपर वाली हवा जो कर्व हो के गुजरेगी उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो उससे अपनी स्पीड को ज़्यादा करना पड़ेगा नीचे वाली हवा के साथ मिलने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि ऊपर से जब हवा कर्व होके गुजरेगी तो उसकी स्ट्रीम लाइंस पास आ जाएंगे, एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। So due to this pressure difference, there would be a force acting on the wing of aeroplane in upward direction, जिसे हम pressure lift कहते हैं, P1 - P2। नीचे वाले pressure को अगर P1 कह दें, ऊपर वाले को 2 कह दें, नीचे pressure ज़्यादा है ऊपर कम है, तो नेट प्रेशर की जो डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ होगी और इसे हम प्रेशर लिफ्ट कहते हैं। और ये क्यों पैदा होता है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर क्रॉसिंग द विंग ऑन टॉप एंड ऑन द बॉटम। तो टॉप और बॉटम पे एयर की स्पीड में डिफरेंस आने की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है जो कि एरोप्लेन को हवा में लिफ्ट करने के काबिल बनता है। नेक्स्ट इज 5.11. इन मेडिकल फील्ड अ वेंचर मास्क यूज्ड टू डिलीवर अ नॉन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू पेशेंट्स ऑपरेट्स इज बेस्ड ऑन। एक्चुअली जो वेंचरी मास्क या वेंचर मास्क होता है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डिलीवर कराने के लिए प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स को हम यहाँ पे वेंचरी डक्ट यूज़ करते हैं। वेंचरी डक्ट क्या होती है? वो ऊपर से डियर स्टूडेंट्स मोटी होती है, यानी एरिया ज़्यादा होता है, रेडियस ज़्यादा होता है, और आगे चलते हुए इसका एरिया कम कर दिया जाता है।
तो आपको पता है जहाँ एरिया कम होता है वहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है, और कम प्रेशर की तरफ आसानी से ऑक्सीजन जो है वो मूव करती है और जो वेंचुरी मास्क है उसको ऑपरेट करने के काबिल बनाती है। दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूँ दिस इज़ बेस्ड ऑन Bernoulli's principle, according to which where speed is high, pressure is low, and low pressure air will draw the oxygen into the venturi mask. Next is 5.12. Which of the following is a defining characteristic of a superfluid? ऑल्दो ये सुपरफ्लूइड वाला टॉपिक जो सिलेबस हमारा ALP सिलेबस आया है एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत, उसमें सुपरफ्लूइड का टॉपिक निकल चुका है, ये MCQ भी निकल चुका है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुपरफ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जाके सुपर बन जाता है, और सुपर बनने का मतलब है इसकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होती, यानी ज़ीरो विस्कोसिटी। यानी किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी अगर हम ज़ीरो करवा दें किसी ख़ास टेम्परेचर पे जाके, तो हम उस फ्लूइड को सुपर फ्लूइड कहते हैं। तो डैट इज़ वाई जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है सुपर फ्लूइड की, डैट इज़ ज़ीरो विस्कोसिटी।